चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इफेक्टिव डायमीटर का ही मेजरमेंट है। ठीक है, इफेक्टिव डायमीटर का ही आपको मेजरमेंट सीखना है कि कैसे इफेक्टिव डायमीटर प्रभावी व्यास का मेजरमेंट करते हैं। तो उसके एक मेथड को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसका जो पहला मेथड था वो था थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड। इससे पहले हम लोगों ने थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड पढ़ लिया था। अभी जो मेथड है वो वो 2 वायर मेथड है और 3 वायर मेथड। तो हम लोग का जो आज का क्लास है वो इफेक्टिव डायमीटर किसी स्क्रू थ्रेड का मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव डायमीटर। मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव डायमीटर, प्रभावी व्यास का मापन के 3 तरीके थे। 2 तरीके आज पढ़ेंगे। एक पहला तरीका जो है थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड वाला, वो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। पहली वाली क्लास में हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया था। अभी जो है वो 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड के बारे में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं 2 वायर मेथड। 2 वायर मेथड इसमें करते क्या है कि 2 तार लेते हैं। ठीक है, 2 तार या फिर 2 सिलेंडर्स कुछ भी ले सकते हैं, जिनकी साइज जो है वो कंपेरेबल रहती है किसके, मान लीजिए ये चूड़ी है। ठीक है, तो इसके बीच में जितने डाया का है, जितने आकार का वायर या सिलेंडर रखा जा सकता है, उतने उस साइज का, उस पैमाने का हम लोग तार या सिलेंडर लेंगे। तो 2 वायर मेथड है तो कितने लेंगे, 2 लेंगे। 2 वायर मेथड में 2 तार लिया जाता है। ठीक है, 2 तारों के इस्तेमाल से हम उसके क्या नाम है, प्रभावी व्यास को मापते हैं। अब देखिएगा कैसे प्रभावी व्यास को इसमें मापा जाता है। तो एक फिगर बना लूंगा, उसको देख लें। ठीक है, ये हमारा थ्रेड है। यहाँ एक तार लगा दिया। ठीक है, और एक तार, जो 2 तार लेते हैं उन्हों को चूड़ियों के गड्ढों के बीच में क्या करते हैं, फंसाते हैं। एक को अपोजिट है तो उसके जस्ट सामने ना फंसाकर उसके थोड़े बगल वाली चूड़ी में हम उसको क्या करते हैं, फंसाते हैं। इस तरह फंसाने के बाद इसको ऊपर से दबाए रहते हैं, किसी स्पिंडल से या भी किसी भी चीज से दबा देते हैं। ऐसे ही ये जो ये गोला है और ये गोला, ये किसको दर्शाता है, उन 2 तारों को दर्शा रहा है। एक तार एक चूड़ी में फंसा देते हैं, चूड़ी के क्या छेद में, और दूसरे को जो जगह बची है 2 चूड़ियों के बीच में, दूसरे को उसके सामने के जस्ट बगल में फंसाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जो इफेक्टिव डाया होगी वो कितनी होगी, देखो ये कौन सी लाइन है, ये सेंटर लाइन है। अब देखिए इफेक्टिव डाया यही होगी, डी ई। इफेक्टिव डाया तो यही है, इसी को हमको मेजरमेंट करना है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। और एक लेंथ और जो अभी निकलेगी, इसको M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे, M2 से। फिगर दिख रहा है, M2 क्या है, इसके सबसे ऊपरी सिरे
तार के ऊपरी सिरे और नीचे वाला जो बगल का तार है उसके ऊपरी सिरे के बीच की कैसी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी ही क्या है, m2 है। ठीक है, तेरी बात समझ में आई। अब इसका जो ये हिस्सा है, इतने से चीज को मैं इनलार्ज कर रहा हूँ, इनलार्ज कर रहा हूँ मतलब इस छोटी सी जगह को बड़ा बना करके वहां की ज्योमेट्री को, वहां की ज्यामिति को मैं यहाँ पे बड़ा बना के दिखा रहा हूँ आपके सामने। तो अब एक बात देख लीजिए, ऐसा ही तो कुछ है, ऐसा ही तो है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा ही तो है, तो इस वाली चीज को मैंने यहाँ बड़ा बना के आपको दिखाया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये सर क्या बना दिए। अब देखो, ये क्या है, ये फ्लैंक है और ये वो वाला वायर है जिसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इसका थ्रेड का मेजरमेंट करने के लिए है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि अल्फा है, अल्फा, एक मिनट, इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, सही दिया हुआ है। यहाँ पे इसका सेंटर ओ है, सेंटर इस, यहाँ पे ये टच कर रहा है सी पर, यहाँ पे बी पर टच कर रहा है। ठीक है, बी पे यहाँ टच कर रहा है, सी पे यहाँ टच कर रहा है, और जो है एक तो लाइन ये होगी जो इस वायर से टच करके जा रही होगी। ठीक है, और एक हमारी जो लाइन होगी वो व्यास वाली, जो ये लाइन थी वो यहाँ मैंने दर्शाई है, ये व्यास वाली लाइन है, डीई वाली लाइन है। ठीक है, और ये जो लाइन है वो वायर के एकदम निचले सिरे से पास होने वाली एक लाइन है, उसकी दूरी जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से। किसकी, टी से, टी से वो दूरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब टी क्या है वो यहाँ देखें, टी इस सिरे से लेकर के इसके निचले सिरे तक की दूरी है। ठीक है, वायर के तार के निचले सिरे से लेकर दूसरे तार के निचले सिरे तक की जो दूरी है वो टी है। डी प्रभावी व्यास है जिसका मापन करना है। m2 क्या है, वो ऊपरी सिरे से लेकर नीचे वाले ऊपरी सिरे तक का क्या है, दूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट डी है, ये एफ है, ये ई है और ये जी है। ठीक है, पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी आप। और ये जो है वो ए है। ये वाला एंगल अल्फा है, किससे दिखाया गया है, ये वाला एंगल अल्फा से। ठीक है, अल्फा क्या था, कोण, चूड़ी कोण था, इसको थ्रेड एंगल भी कहा जाता है। उसका भी आगे हमको मापन पढ़ना, अभी यहाँ हमको ज्ञात रहेगा। ठीक है, होता क्या है, जो सिलिंड्रिकल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके माइक्रोमीटर लगा होता है, वही मेजरमेंट करता है इन दोनों का। ठीक है, अब मेजरमेंट कैसे हो रहा है उसका मैं प्रोसेस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उससे पहले कुछ बातें जान ले कि डीई क्या है। डीई क्या है, प्रभावी व्यास है। डी हमारा प्रभावी व्यास है। तब बात समझ में आया। और भी क्या चीजें, एक मिनट, ठीक, टी क्या है, तार के निचले सिरों की दूरी। टी क्या है, तार के निचले सिरों की दूरी। इतनी बात समझ में आ गया होगा। स्मॉल डी क्या है, तार का व्यास। स्मॉल डी क्या है, तार का व्यास। ये जो तार है उसका जो व्यास है वो कितना है, स्मॉल डी। ठीक है, अब देखें, अब देखिए इसमें और भी यहाँ कोई चीज छूटा है। डी, टी, एम, हाँ m2, m2 क्या है, m2 जो है
वो दूरी है यहां से लेकर यहां तक, मतलब तार के ऊपरी सिरों की दूरी जो है, तारों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। तार के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है। अब यही सब आपका फिगर है, आगे जो है वो फॉर्मूला। एक और चीज होती है M1। M1 जो है ना वो जो माइक्रोमीटर होता है उसकी रीडिंग है, ठीक है। माइक्रोमीटर पाठ्यांक होता है, जो रीडिंग देगा उसकी बात है। अब देखो एक फॉर्मूला इस्तेमाल यहाँ करते हैं जिससे हमको डी पता चल जाता है। वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखूंगा, यही फिगर पे बेस्ड होता है वो फॉर्मूला। ये 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड आगे तक कई बार गेट में जैसे सीजेई में पूछता है। तो 2 वायर मेथड स्क्रू थ्रेड का और 3 वायर मेथड पे बहुत सारे सवाल आते हैं। एक वेस्ट वायर साइज पर भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो आगे आप पढ़ेंगे। अब देखें, जो फॉर्मूला है वो हम फिगर से देख सकते हैं कि डी किसके बराबर होगा, टी प्लस पी के बराबर होगा, ठीक है। डी का क्या मान था, एक नीचे वाला टी प्लस पिच, उसके मान के बराबर होगा। अब एक और बात जान लीजिए, और जो टी होगा वो होगा M2 - 2P, ठीक है। जो पूरा ये M2 था बड़ा वाला, तो M2 में से जब ऊपर से नीचे पिच घटा देंगे तभी तो डी मिलेगा, तभी तो प्रभावी व्यास मिलेगा। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया, फॉर्मूला फिगर से ही आया हुआ है, ठीक है। अब डस्टर कहाँ है, ये घटाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, और P का एक और फॉर्मूला होता है, P = पॉइंट - स्मॉल डी। स्मॉल डी होता है, ओके, 0.86 डी होता है, 0.86 स्मॉल p। एक ये भी फॉर्मूला होता है, इनका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। P यहाँ से निकल जाएगा, D आपको दिया रहेगा, P दिया रहेगा, यहाँ से ये वाला P निकल जाएगा, ठीक है। T कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ये ये पहले दिया रहेगा P और D। P D दिया रहेगा तो बड़ा वाला P मिल जाएगा आपको, ठीक है। बड़ा वाला P मिल जाएगा तो बचेगा यहाँ T। D निकालना है तो बचा T। T कहाँ से मिलेगा, M2 - 2P। M2 कैसे निकालेंगे, जो आप मेजर किए रहेंगे तो M2 मिल जाएगा। 2P कैसे निकालेंगे, यहाँ से P निकाले रहेंगे तो उसका दुगुना कर दीजिएगा तो T भी मिल जाएगा। तो जब ये दोनों मिल जाएगा तो D में भर दीजिएगा तो आपको D मिल जाएगा। अब देखिए, ये बात चूड़ी पर डिपेंड करती है कि पी का फॉर्मूला क्या होगा। ये जो फॉर्मूला है, जो पी का फॉर्मूला होता है पिच का, ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हर चूड़ी के लिए अलग अलग होता है। ये जो है किस चूड़ी के लिए था हम बता देते हैं। ये जो था आपका मेट्रिक चूड़ी के लिए था, मेट्रिक थ्रेड के लिए। और विटवर्थ के लिए, विट्सवर्थ के लिए जो पी का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो होता है P = 9605P माइनस 1 पॉइंट समथिंग डी होता है, 1.567, ओके, 1.567 डी। तो ये वो वाला विटवर्थ का फॉर्मूला है। और उससे पहले वाला जो था वो ये वाला जो है मेट्रिक का है, और ये वो उधर वाला जो है वो विटवर्थ का फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई है। तो इस तरह हम डी को निकाल सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला है।
अब देखिए, जो प्रभावी व्यास है उसको मापने का एक तरीका तो यह है कि थ्रेड माइक्रोमीटर से नाप ले। एक तो टू बार मेथड जो कि अभी बताया हूँ। एक और तरीका है कि उसको व्यास मापन मशीन से बांधना, डायमीटर मेजरिंग मशीन कहते हैं उसको। तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, उसको उसका मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं व्यास मापन मशीन का फोटो भेजा हूं, उसको आप देख सकते हैं, आपके फोन में होगा। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे कि व्यास मापन मशीन का जो पिक है मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, आप उसे खोलें और आप इस समय व्यास मापन मशीन को देख सकते हैं। वही व्यास मापन मशीन है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग थ्री वायर मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें, इस मशीन में आधार होता है, वैसे लगभग सभी मशीनों में आधार होता है, बेस तो होता ही। आप लेंथ देखे होंगे उसमें भी आधार होता है। जनरली जो आधार होता है वो क्यों दिया जाता है, ताकि जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर ना हो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब क्यों वाइब्रेशन ने ट्रांसफर होता है, करना है आपको, अगर वाइब्रेशन ट्रांसफर होने लगा तो बगल वाले का घर गिर सकता है, आपकी जो और भी स्ट्रक्चर्स है उनका स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है। क्योंकि वाइब्रेशन में एक खासियत होती है, क्योंकि वाइब्रेशन जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन कराता है। टू एंड फ्रो मोशन जनरली फैटिग स्ट्रेस काज करता है। फैटिग स्ट्रेस कैसा होता है कि फैटिग स्ट्रेस में आपका जो मटेरियल है वो कम स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे ही क्या होता है, टूट जाता है और पता भी नहीं चलता, साइन भी नहीं मिलता है। स्टैटिक के कंपैरिजन में जो ये वाला स्ट्रेस है वो काफी खतरनाक होता है, इसीलिए वाइब्रेशन को क्या किया जाता है, आधार लगा करके रोका जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस पे भी आधार लगा हुआ है। चले आगे देखें। अब इसके दो केंद्रक लगे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे फोटो में केंद्रक दिया हुआ है। ठीक है, दो केंद्रक लगा हुआ रहता है। केंद्रक में क्या होता है कि दोनों जो कोई भी आपका वर्क पीस है या फिर कार्यखंड है जिसका आपको मापन करना है, थ्रेड का, व्यास का, किसी भी चीज का, तो हम उस उन दोनों केंद्रक के बीच में उसको लगा देते हैं। जो केंद्रक के 90 डिग्री पर एक वो रहता है, कैरेज लगा होता है। कैरेज में क्या होता है कि दो स्लाइड होते हैं, दोनों स्लाइड पे दो स्लाइड होते हैं, एक फिक्स्ड होता है। ठीक है, एक निचला स्लाइड होता है, एक ऊपरी स्लाइड होता है। ओके, तो एक निचला स्लाइड होता है, एक ऊपरी स्लाइड होता है। तो एक स्लाइड के एक हिस्से पर माइक्रोमीटर थिम्बल लगा होता है। आपने देखा होगा माइक्रोमीटर थिम्बल राउंड सा रहता था, जिसपे क्या रहती थी, रीडिंग्स रहती थी। जो आपने माइक्रोमीटर पढ़ा होगा, किसमें, किस मेजरमेंट में पढ़ा होगा, लीनियर एंगुलर मेजरमेंट के काम आता है। वैसे वो लीनियर मेजरमेंट का डिवाइस है। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट में आपने माइक्रोमीटर के थिम्बल, स्पिंडल, बीम के बारे में, सारे उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा। उसकी रीडिंग ले कैसे लेते हैं ये भी पढ़ा होगा। अगर आप क्लास में होते, सॉरी लैब होता, तो आपको इसके बारे में पढ़ाया भी जाता कि कैसे उसकी रीडिंग ली जाती है। ठीक है, चलें। अब देखिए, जो स्थिर निहाई होता, दूसरा सिरा होता है, उस पर एक मशीन लोडेड स्थिर निहाई लगा होता है। मशीन लोडेड का मतलब होता है कि, सॉरी, स्प्रिंग लोडेड होता है। फिक्स्ड निहाई को एनविल बोलते हैं। एनविल इज द प्लेस वेयर यू पुट एनी वर्क प्ले वर्क पीस फॉर हैमरिंग और एनी अदर सपोर्ट। ठीक है, निहाई वो चीज होती है जहाँ पे हम किसी भी कार्यखंड को रख करके कोई काम कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रांग इन नेचर होता है। उसके अलावा फिड्यूशियल इंडिकेटर भी लगा होता है जिधर निहाई लगा होता है। ठीक है, जो स्थिर निहाई है, ठीक है, उसके शून्य पाठ्यांक को हम क्या करते हैं, फिड्यूशियल इंडिकेटर पे ही पढ़ सकते हैं। अब और जो बातें हैं और सुनिए। उसके अलावा जो है, ब्रैकेट्स की सहायता से हम क्या करते हैं कि आधार पर केंद्रक लगाते हैं। जो केंद्रक लगे होते हैं दो आपके डायमीटर मेजरिंग मशीन में, उनको ब्रैकेट्स के दो ब्रैकेट्स रहते हैं। ठीक है, उनकी सहायता से वो दोनों केंद्रक लगे होते हैं। ये तो बात रही किसकी, डायमीटर मेजरिंग मशीन में। ये कार्य कैसे करता है आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको वो भेजा हुआ। अब पढ़ते हैं थ्री वायर मेथड, तीन तार विधि के बारे में। तीन तार विधि के बाद आपको पढ़ना होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड फॉर्म्स ऑफ थ्रेड। चलिए, तो अगला जो मेथड है वो तीन तार विधि है।
3 तार विधि और या फिर 3 वायर मेथड। ये जो मेथड है इसमें 2 वायर मेथड को 2 वायर मेथड क्यों कहते थे, 2 तार विधि, क्योंकि उसमें 2 तारों का इस्तेमाल होता था। यहाँ पे 3 तारों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जितने तार वैसा मेथड। तो ये वाला मेथड भी प्रभावी व्यास नापता है, ठीक है। 3 वायर मेथड, 3 तार विधि। ठीक। अब जो तार लेते हैं, अब याद रखिएगा 3 तार लिए हैं, तीनों का व्यास एक होना चाहिए, अलग अलग व्यास का नहीं लेंगे तीनों तार। उसके अलावा जो व्यास होगा वो इस हिसाब से लेंगे कि पिच पे एडजस्टेबल हो। थ्रेड के पिच पे क्या होना चाहिए, वो एडजस्टेबल होना चाहिए। मीन्स ये मान लीजिए थ्रेड है, इतना बड़ा तार नहीं ले लेंगे कि इसके वो अंदर एडजस्ट ही ना हो, ठीक है। खूब छोटा सा भी नहीं ले लेंगे कि इतना छोटा सा तार ले लिए, खूब छोटा सा लिए और इसके पिच के, सॉरी, इसके छेदों के बीच में एडजस्टेबल ही नहीं है। तो एडजस्टेबल का मतलब होता है सेम गैप का, उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो गैप के लगभग कंपेरेबल होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा चल सकता है, ठीक है। चलिए, तो जो हम है इसका फिर से जो फॉर्मूला है वो देखेंगे, फिगर जो है वो भी देखेंगे। उससे पहले फिगर जो है हम आपको बना देते हैं, बड़ा सा फिगर है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर है, फिगर से ही फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए, अब देखिए, अगर एक तार इस ओर लगाएंगे, ठीक है, तो 2 तार एक और लगाएंगे, बात समझ में आ गई। और 2 तार एक और लगाएंगे और एक तार एक और, ये जो मापन है ये तो इसकी सेंटर लाइन हो गई, ठीक। ये वाला जो डायमीटर होगा वो होगा प्रभावी व्यास डीई। इतनी बात समझ में आई होगी। अब उसके अलावा आपका जो ये वाली दूरी है, इसको मैं दर्शा देता हूं। देखिए, एक तार एक और लगाएंगे, 2 तार उसके अपोजिट लगाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। दोनों तारों के ऊपरी दूरी जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली दूरी तारों के शीर्ष में ऊपर वाली दूरी एम है, और जो ये वाली व्यास है जो चूड़ी के एकदम बीचों बीच से एक लाइन जाती है ऊपर नीचे, तो वो प्रभावी व्यास को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, प्रभावी व्यास या इफेक्टिव डायामीटर। अब इसी चीज का मैं इनलार्ज करके आपको व्यू यहाँ पे दिखाऊंगा। ये वाली जो चीज है इसका इनलार्ज व्यू मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, उसको समझिएगा, उसकी ज्योमेट्री को इनलार्ज करके हम समझेंगे, ठीक है। दिख रहा है, ओके। सर्किल दिख रहा है, ओके। ये प्रभावी व्यास वाला है, डी वाला है, नीचे तक, ठीक है। और सबसे ऊपर से ये वाला जो हिस्सा है वो एम है। आपको पहले ही बता दिया था, उस चीज को मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ बड़ा करके, ठीक है। इस वाली चीज को मैं लार्ज करके यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, उसकी ज्योमेट्रीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कैपिटल एच है, ठीक है। कैपिटल एच क्या है मैं बता देता हूँ, इस चूड़ी का हाइट है, क्या है, चूड़ी का हाइट है। चलिए, ओ बी सी, ये इसका सेंटर ओ है, ठीक है। ये जहां टच कर रहा है वो पॉइंट बी है, क्या है, पॉइंट बी है।
चूड़ी का जो कोण है वो अल्फा है, क्या है, अल्फा है, ठीक है। अगर ये अल्फा, सॉरी, ये जो है अल्फा बाई टू है, तो ये भी क्या होगा, अल्फा बाई टू। अंदर वाला भी अल्फा बाई टू होगा, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, बीच वाले के अलग अलग जो ऐसे हिस्से बन रहे हैं, ठीक है। तो बीच से एक लाइन आ रही है, तो उस वाले एंगल को कितने में डिवाइड करेगा, अल्फा बाई टू और अल्फा बाई टू को। बात समझ में आई। ये दूरी, ये दूरी स्मॉल एच है, ठीक है। ये ए है, ये डी है, ओके। और दिस इज सी, दिस पॉइंट इज सी। अब और कुछ तो नहीं छोटा, चलिए सब ठीक है। अब मैं जितने भी नोटेशन है उनको दर्शा देता हूं कि ये नहीं मिटाऊंगा, लेकिन इसको बाद में मिटा दूंगा, ठीक है। आप ध्यान से बाद में देख सकते हैं। तो अल्फा क्या है, थ्रेड एंगल है, किसी को दिक्कत, चूड़ी कोण है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अल्फा थ्रेड एंगल है। डीई क्या है, प्रभावी व्यास जिसका मापन हमको करना है, इफेक्टिव डाया, ठीक है। एम क्या है, एम जो है वो तार के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है। तार के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है। और क्या छूटा है, हाँ, एच जो है बड़ा वाला एच, बड़ा वाला जो एच है वो चूड़ी की गहराई है, क्या है, चूड़ी की गहराई, ठीक है। जो चूड़ी की ये है गहराई है, ये बड़ा वाला एच, स्मॉल एच यहाँ दिख रहा होगा, तो वो क्या है आप देखिएगा, वो सेंटर ऑफ वायर और डायमीटर वाली जो पिच लाइन है, जो पिच लाइन है उसके बीच की दूरी है। तो स्मॉल एच, तार के केंद्र तथा पिच लाइन की दूरी। बात समझ में आ गई होगी, और कुछ छूटा है, स्मॉल एच हो गया, कैपिटल एच हो गया। हाँ, अब एक चीज और छूटी है, उसको देख लीजिए। ये जो तार था छोटा वाला, ठीक है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, क्या है, इधर लिख रहा हूं देखिएगा, स्मॉल आर क्या है, वायर रेडियस है, ठीक। क्या स्मॉल डी क्या है, वायर डायामीटर है, ओके, वायर डाया है, ठीक है, तार का व्यास है। तो इतने नोटेशन और ये फिगर, उसके बाद फॉर्मूला डिराइव होता है इसका। तो फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर, इसको मैं वापस मिटा रहा हूँ, उधर वाली चीज नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि वो यूज होने वाली है फॉर्मूला डेरिवेशन में। बाकी ये सब नोटेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक। अब जो ओ ए है, ओ ए, ओ ए देखें, जो ओ ए दूरी यहाँ पर इस साइड, आप यहाँ पे देखेंगे कि ओ यहाँ पे है और ए कहाँ है, यहाँ पे है। तो आपको नहीं अब मैं, ये एंगल क्या है, अल्फा बाई टू, ये है ए बी, क्या है, ए बी, और ये है ओ बी। तो वो वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को अगर बाहर निकाल देता हूँ, तो ये ओ बी और ये ए है, तो हमें ओ ए का मान निकालना है ना। ये 90 डिग्री है, ये अल्फा बाई टू है, ओके।
तो साइन अल्फा बाई 2 अगर लगाएं तो साइन अल्फा बाई 2 क्या, परपेंडिकुलर ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ ए। ओ ए निकालना है तो ओ बी अपॉन साइन अल्फा बाई 2, दैट इज ओ बी कोसेक अल्फा बाई 2। तो देन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कोसेक अल्फा बाई 2 हो जाएगा। आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। अब OB क्या है आपको देखना पड़ेगा। OB दूरी ही तो रेडियस है ना, यहाँ पे रेडियस है OB, तो OB को हम R कोसेक अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब और चीजें देखें। H निकालना है, CA निकालना है, कैपिटल H CA, इन सब का मान हमको फिर से आपको क्या ये फिगर देखना पड़ेगा कि ये जो फिगर है हम यहाँ पे जो कैपिटल एच है वो क्या है, वो ये है। सी ए कौन सा है, ए ये, सी ए, तो ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो एच निकालने के लिए देखिए, ये जो एच है यहाँ पे देखें या फिर कहीं भी देखें तो देखें ए डी, ये वाला जो ट्रायंगल है उसको मैं वापस से बनाता हूँ। ये देखें, ये ए है, ये डी है और ये एच है और ये अल्फा बाई 2 है। दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए जो ए डी है, ए और डी, ये टोटल क्या होता है, पिच होता है। कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए डी कितना होगा, पी बाई 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम फिर से क्या लगाएं, टेन टेन लगाते हैं तो टेन अल्फा बाई 2, टेन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बेस, ए डी अपॉन बेस क्या है, डी, डी और ये वाला मतलब कैपिटल एच। ठीक है, एच निकालना हो तो ए डी अपॉन टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो एच होगा ए डी कॉट अल्फा बाई 2। देन व्हाट इज ए डी हियर, ए डी इज AD is total distance is equal to the pitch and AD is in between pitch, then it is equal to the half of pitch. तो AD cot alpha by 2, AD is what, P by 2 cot alpha by 2। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब फिर से CA, ये वाली दूरी निकालनी है। तो इस दूरी को निकालने का देखें, फिर से ज्योमेट्री को समझे, वापस से आप यहाँ ज्योमेट्री को देखेंगे कि ये जो CA है वो किसके बराबर है। तो अगर CA निकालना हो तो ये दूरी कितनी होगी, h बाई 2। टोटल h है और पिच लाइन बीच से पास होती है तो h बाई 2 होगा। ठीक है, और एक बात और आप देख लीजिए कि जो सी होगा वो P बाई 4 कॉस अल्फा बाई 2 होना चाहिए। ओके, OC क्या है, OC निकाल लिए हैं, नहीं। ठीक, तो CA की दूरी ये होगी। ठीक, आगे देखें, ये जो दूरी है ये वाली, ये टोटल H है, हमको CA निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये वाली दूरी टोटल की आधी होती है क्योंकि ये जो पिच लाइन है वो आधी होती है। ठीक है, आधे से पास करती है, ठीक, पिच के। तो जो CA होगा वो कैपिटल H बाई 2 होगा। क्या H पहले निकाले हैं, हाँ देखिए आप शायद H जो है वो पहले कहाँ, हाँ यहाँ निकाले हैं। ठीक है, तो ओके, जो CA होगा वो H बाई 2 होगा। H क्या है यहाँ पे, P बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2, इसका हाफ दैट इज इक्वल टू P बाई 4 कॉट अल्फा बाई 2। ये हो गया ज्योमेट्री इससे रिलेटेड। अब आप जो है स्मॉल h की वैल्यू देखें, जो स्मॉल h है वो क्या होगा, वो OA माइनस सी ए होगा। क्या होगा, OA माइनस सी ए। OA निकाल चुके हैं और CA ऊपर निकाल चुके हैं तो मैं इसकी डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख देता हूँ कि जो H की वैल्यू है वो होगी R कोसेक अल्फा बाई 2 माइनस P बाई 4 कॉट अल्फा बाई 2। ठीक,
ये p/4 cot अल्फा बाई 2 ये हुआ, ओ ए क्या हुआ, r cosec अल्फा बाई 2, दोनों की वैल्यूज रख दी गई हैं। अब जो h है, स्मॉल h है, उसकी जो वैल्यू है वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस्तेमाल होगी, किसमें डीई निकालने में आपको कैसे इस्तेमाल की जाएगी। तो जो m है, कैपिटल M है, उसकी वैल्यू मैं इसको बिठा रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। कैपिटल M जो होगा वो डीई प्लस 2h प्लस 2r के बराबर होगा। h इससे पहले निकला हुआ है, ओके, और r ऐसे, तो h जो आप यहाँ निकाले हुए थे इतना बड़ा सा, उसी की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे, ठीक है, तो और इसको रीअरेंज जब करते हैं, क्या करते हैं, रीअरेंज, तब जाके आपको m की वैल्यू मिलेगी। तो मैं m की वैल्यू डायरेक्ट ही आपके लिए लिख देता हूँ सारा पुटअप करके, m इज इक्वल टू डी प्लस, जब आप पुटअप करेंगे तो आपको वही मिलेगा, श्योर है, डी 1 प्लस कॉसेक अल्फा बाई 2, 1 प्लस कॉसेक अल्फा बाई 2, ठीक है। जब आप सब पुट करेंगे, h की वैल्यू जो इससे पहले वाले स्टेप में निकाले थे, -p/2 कॉट अल्फा बाई 2, ये आपका m आएगा, क्या आएगा, m आएगा, ठीक है। अब m का जो मान है, m निकाल लेंगे तो क्या आपको d मिल जाएगा, क्योंकि स्मॉल d, अल्फा, p ये सब दिया हुआ रहता है, क्या है, ये सब कुछ आपको पहले से पता रहता है। तो m की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं वो आपको मैं अगले क्लास में डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स के लिए बताऊंगा, ठीक है।